नमस्कार प्यारे साथियों। कि विरासत में जो मिला वो मयार बाकी है। विरासत में जो मिला वो मयार बाकी है। कैसे भूल जाऊं अभी मेरा किरदार बाकी है। कैसे भूल जाऊं अभी मेरा किरदार बाकी है। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम मैराथन लेकर आए हैं। मैराथन का मतलब क्या है? देखिए, मैराथन का मतलब होता है प्यारे साथियों एक बहुत बड़ी दौड़। और हमारे लिए जो बड़ी दौड़ है वो ये एग्जाम का सिलेबस है। प्यारे साथियों, ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत लंबी होने वाली है। जिस प्रकार एक मैराथन दौड़ होती है उस प्रकार ये क्लास होने वाली है। प्यारे साथियों, इस क्लास के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में हिट करेंगी। यानी कि मैं बिल्कुल भी उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकता जो एग्जाम में आएगी। वैसे तो हमारी जो क्लास है वो रेगुलरिटी पर है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में मैंने वादा किया है कि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन छापूंगा, तो उसके अंदर मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और फिजिक्स जैसे जब चैप्टर की बात आती है तो बहुत आसान चैप्टर हो जाता है और हमारे लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मौका होता है कि हम आसानी से फिजिक्स के अंदर कितने नंबर ला सकते हैं प्यारे साथियों? 100 नंबर ला सकते हैं। 25 क्वेश्चनों से हम 100 नंबर ला सकते हैं और यकीन मानना कि जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर फिजिक्स में नहीं पहुंच सकता। अब देखिए प्यारे साथियों, आज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ नहीं पूछा है। उसके अंदर ऐसे पूछा है कि आप इस पात्र को देखिए और बिंदु ए और बी और सी पर आप दाब बताइए कि किस पर कौन सा ज्यादा दाब होगा। प्यारे साथियों, इस दाब वाले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें पढ़ाता हूँ। दो चीजें क्या पढ़ाता हूँ प्यारे साथियों, आप पढ़ना। देखिए, एक चीज होती है प्यारे साथियों जिसको बोलते हैं प्रणोद। क्या बोलते हैं? प्रणोद। प्यारे साथियों, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रणोद। प्रणोद क्या होता है? प्यारे साथियों, मान लीजिए कि कोई भी द्रव्य है, कोई भी द्रव्य है, उसके उस द्रव्य के अंदर मान लीजिए कि कोई आपने कोई नाव छोड़ दी है। क्या छोड़ दी है प्यारे साथियों? नाव छोड़ दी है। ये नाव प्यारे साथियों इस द्रव्य पर कितना फोर्स लगाएगी? इसके विपरीत यानी कि ऊपर की तरफ प्यारे साथियों उतना ही फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? उतना ही फोर्स लगेगा। हम कह सकते हैं कि ये नाव तभी तैरेगी, ये नाव अगर तैर रही है तो जो नाव का जो प्रणोद है प्यारे साथियों वो किसके इक्वल हो जाएगा? नाव द्वारा घेरा गया स्थान के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्यारे साथियों नीचे जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, अगर हम इस नाव का द्रव्यमान mg माने। यहीं पर एक ऊपर भी फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों द्रव्य पर लगने वाली फोर्स को ऊपर की तरफ बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल बोलते हैं प्यारे साथियों। और यही जो बल है उत्प्लावन बल, वही क्या है प्यारे साथियों? प्रणोद है। उत्प्लावन बल किसी भी द्रव्य के अंदर। तो प्यारे साथियों यही है कि जो प्रणोद होता है प्यारे साथियों वो ऊपर की तरफ लगने वाला है, द्रव्य के ऊपर की तरफ लगने वाला है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर द्रव्य के अंदर है तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, वो प्रणोद होता है। अर्थात ये बल है तो इसकी एक डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, अर्थात ये सदिश राशि है। कैसी राशि है प्यारे साथियों? सदिश राशि है। आपके समझ में आया होगा। अब ये प्रणोद है, बल है, तो बल का फॉर्मूला होता है ma और इससे हम निकाल सकते हैं प्यारे साथियों इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या हो गया आपका? न्यूटन। क्या हो गया प्यारे साथियों? न्यूटन। और इसकी अगर विमा निकालेंगे तो जो विमा होगी प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगी? डायमेंशन जो हो जाएगी प्यारे साथियों वो m1 l1 t-2, ये इसकी डायमेंशन होगी। अर्थात बल की भी वही डायरेक्शन है, वही डायमेंशन होगी जो प्रणोद की होगी, क्योंकि प्रणोद एक प्रकार का बल है। अब थोड़ा सा और एडवांस आते हैं। हमारे बल का जो चैप्टर था वो पूरा हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए, अब दूसरा जो चैप्टर है प्यारे साथियों वो है दाब। दाब भी ऐसे ही समझिए एक प्रकार का बल है, लेकिन
ये किस पर डिपेंड करता है, ये क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है प्यारे साथियों, दाब होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है प्यारे साथियों, दाब होता है, जिसको P से डिनोट किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई भी पात्र है जिसमें आपने द्रव भरा हुआ है और यहाँ पे अब आपने क्या रख दी प्यारे साथियों, नाव रख दी। क्या रख दी आपने, यहाँ पे कोई XYZ कोई वस्तु रख दी, तो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगेगा, जिसको प्रणोद बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप पूछेंगे यहाँ पर क्या लग रहा है, तो यहाँ पर एक दाब भी लग रहा होगा, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो प्यारे साथियों दाब होता है। और अगर दाब की बात की जाए तो प्यारे साथियों, दाब इस बिंदु पर अगर पूछेंगे कि इस बिंदु पर दाब क्या होगा, इस बिंदु पर दाब क्या होगा, तो अभी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दाब होगा वो डिपेंड करेगा एक तो कि जो यहाँ पे जो द्रव है उसका आयतन, उसका प्यारे साथियों द्रव है उसका घनत्व क्या है उसकी डेंसिटी क्या है। तो हर एक द्रव की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो जो दाब है प्यारे साथियों वो डिपेंड करता है किन किन चीजों पर, आप बोलेंगे जी एक डिपेंड करता है रो पर, यानी कि घनत्व पर, प्यारे साथियों घनत्व पर एक डिपेंड करता है प्यारे साथियों। ये डिपेंड दूसरी जो चीज पर डिपेंड करता है वो करता है प्यारे साथियों हाइट पर। किस पर, हाइट पर। यहाँ से हाइट मेजर होती है प्यारे साथियों, यहाँ से ये हाइट मेजर होती है। ऊपर से हाइट को मेजर करना है, याद करना, नीचे से हाइट को मेजर नहीं करना है। ऊपर पात्र के ऊपर से क्या करना है, हमें हाइट को मेजर करना है। तो हाइट यहाँ से मेजर होती है। तो अब हम देखते हैं कि हाइट के भी मेजर हुआ, और प्यारे साथियों एक चीज के और करता है वो आपका प्यारे साथियों क्या हो जाता है जी, जो आपका सेम ही रहता है जी। तो सेम ही रहेगा पृथ्वी पर हो तो। अब देखिए प्यारे साथियों इससे ये निकल कर आता है कि दाब तो ये है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर भी तो एक दाब लग रहा है। देखिए जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मतलब हो गया एटॉम्स पर ये दाब, एटॉमस्फीयर दाब, प्रेशर। प्यारे साथियों आपको भी पता है कि जो हमारी पृथ्वी है प्यारे साथियों, इस पर इसके ऊपर बहुत सारी गैसें हैं। क्या है, गैसें हैं प्यारे साथियों। तो गैसों का एक दबाव नीचे पड़ता है, आपको भी पता है। उन गैसों का जो दबाव पड़ता है उसको ही बोलते हैं प्यारे साथियों वायुमंडलीय दाब। और हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो हमारे चारों ओर जो भी जो वस्तु है वो भी पृथ्वी पर एक दबाव बनाती है, जिनमें गैसें भी हो सकती है, कुछ अनवांटेड एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो वो क्या है प्यारे साथियों, पृथ्वी पर लगा रहे हैं एक दाब और प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। और अगर बात की जाए प्यारे साथियों वायुमंडलीय दाब की, तो ये 1.012 गुना 10⁵ आपका दाब है, तो न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर हो जाता है। प्यारे साथियों अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दबाव देखना है, तो इसके ऊपर भी उतना ही दबाव लग रहा है, इस साइड से भी इस पर उतना ही दबाव लग रहा है, इस साइड से भी इस पर उतना ही दबाव लग रहा है, इस साइड से भी उस पर उतना ही दबाव लग रहा है। यानी कि डायरेक्शन जो दबाव की है वो हर दिशाओं में होती है। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है प्यारे साथियों, डायरेक्शन यानी कि दिशा, वो किस में होती है, हर साइड होती है, हर साइड बराबर होती है। क्या होती है, हर साइड बराबर होती है। इधर आपने जो प्रणोद देखा था उसकी डायरेक्शन ऊपर थी, इसलिए सदिश डायरेक्शन थी, है ना, सदिश क्वांटिटी थी। लेकिन ये प्यारे साथियों इसकी डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में है, इसलिए परिदिश राशि है, और इसका परिमाण तो होता ही है। तो आपको हाइट से अगर मैं पूछूं प्यारे साथियों, तो अब बताओ आप दाब का फॉर्मूला बताओ। तो याद रखना जो दाब होता है इसी को प्यारे साथियों स्थैतिक दाब बोलते हैं, स्थैतिक दाब बोलते हैं। और याद करना स्थैतिक दाब या दाब का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो P0 प्लस का ρgs से डिनोट करते हैं। जहां पे वायुमंडलीय दाब को हमने P0 माना है, ये आप समझ लेना। तो ये होता है किसी भी द्रव में कोई वस्तु है तो उस पर लगने वाला दाब। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब तो पृथ्वी के लिए हमने बता दिया कि ये फिक्स है, ये फिक्स है प्यारे साथियों। तो अब अल्टीमेट डिपेंड ऑन कर रहा है इन तीन चीजों पर, डिपेंड कर रहा है।
अच्छा, आप बोलेंगे जी क्या और समझ और भी इस चैप्टर में पढ़ने लायक है? तो इस चैप्टर में तो ऐसे मानो बहुत कुछ पढ़ने के लायक है। देखिए अगर मैं कहूं कि आपको 3 पात्र में बना दूं, ऐसे में 3 पात्र बना दूं, ऐसे में प्यारे साथियों 3 पात्र बना दूं ऐसे। और प्यारे साथियों अगर मैं इनका बना दूं प्यारे साथियों, अगर मैं पूछूं इस हाइट पे आप बताओ, इस हाइट पे ही आपको बताना है, तो याद रखना हाइट सेम है और इनमें जो दैर्घ्य है प्यारे साथियों वो बराबर है। यानी कि जो ये हाइट है प्यारे साथियों वो आपकी क्या है प्यारे साथियों सेम है। क्या है? ये हाइट सेम है। ये हाइट प्यारे साथियों क्या है? सेम है। और ये हाइट प्यारे साथियों आपकी सेम है। ये हाइट आपकी क्या है प्यारे साथियों? सेम है। अब मैं पूछूं कि ये हाइट अगर आपकी सेम है प्यारे साथियों, अगर मैं मान लीजिए इनको पूरा कर दूं, ये जो हाइट है प्यारे साथियों वो पूरी की पूरी क्या है? सेम है। ये हाइट है। इस हाइट पर आपको मैं 3 पॉइंट दे दूं अलग अलग पात्रों में। अगर प्यारे साथियों हाइट सेम है, अगर हाइट सेम है, याद करना हाइट सेम है और दैर्घ्य है, इनमें पानी ही है प्यारे साथियों, यहाँ पे भी पानी, अगर यहाँ पे भी पानी और यहाँ पे भी पानी, यानी कि इनका जो घनत्व है वो भी क्या हो गया? सेम हो गया। तो अल्टीमेट जो भी हाइट आप ले रहे हो बराबर हाइट पर क्या होगा? इनका प्रेशर भी मैं कह सकता हूँ PA बराबर PB बराबर PC। अगर मैं इसको A मान लूँ, अगर इसको B मान लूँ, C मान लूँ, अगर ये सेम हाइट पर है और सेम अगर डेंसिटी है तो ये है ना, तब यहाँ पे ये जो दाब है वो बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब हाइट सेम होगी तब ये कंडीशन होगी। रटना क्या है इसमें? अब और चीज समझिए, मान लीजिए कि एक ही तल से 3 कुछ चीजें ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे कुछ जुड़ी हुई है, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे कुछ इसमें जुड़ा हुआ है ना। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई दैर्घ्य भरा हुआ है, एक ही तल से ये जुड़े हुए हैं सभी पात्र और अलग अलग डिजाइन के हैं। कैसे हैं? अलग अलग डिजाइन के हैं प्यारे साथियों। तो आपको पता होगा कि इनमें जो दैर्घ्य है वो बराबर बराबर हाइट पर आ जाएगा, बराबर बराबर हाइट में आ जाएगा। और बराबर बराबर हाइट में आ जाएगा तो आप कहीं पे भी इनमें निकालो, अगर सेम हाइट रहेगी सभी जगह पर क्या होगा? जो प्रेशर है प्यारे साथियों वो इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? प्रेशर इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में आप देखिए कि इस कंडीशन में क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु यहां से यहां तक ले लो, यहां से यहां तक ले लो, यहां से यहां, कोई भी बिंदु उठा लो वहां पर क्या होगा? दाब सेम होगा। हर बिंदु पर क्या होगा प्यारे साथियों? हर बिंदु पर क्या होगा? दाब सेम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्यारे साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यहाँ पे हर बिंदु पर प्यारे साथियों दाब, अगर मान लीजिए कि जो पानी है इसमें इतना ही भरा हुआ है तो फिर ये दाबांतर हो जाएगा, दाब का अंतर हो जाएगा। और दाब का जब अंतर हो जाएगा तो प्यारे साथियों अल्टीमेट सभी पात्रों में बराबर पानी आ जाएगा। बराबर पानी क्यों होगा? क्योंकि दाबांतर के कारण पानी बराबर हो जाएगा। दाबांतर के कारण क्या हो जाएगा? पानी बराबर हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बराबर हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, अब आपको मैं कहूँ यहाँ पे बताओ इसी हाइट पे, इसी हाइट पे, इसी हाइट पे, तो क्या होगा? आपका जो दाब होगा वो क्या होगा? इक्वल सेम हो जाएगा, है ना। हाइट सेम तो दाब सेम, अगर घनत्व सेम है। लेकिन प्यारे साथियों इसके अंदर थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो आयतन है इन दोनों, इन तीनों का वो अलग अलग है। आयतन क्या है? अलग अलग। तो आयतन पर तो दाब डिपेंड नहीं करता है। याद करिए आयतन, क्षेत्रफल, दैर्घ्य के पात्र का क्षेत्रफल और आयतन, और प्यारे साथियों यहां से हम कह सकते हैं इन पर क्या नहीं करता है? दाब नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड। ठीक है प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों आप देखेंगे कि इनका जो आयतन है, आयतन है वो तो क्या है? अलग अलग है। और जब आयतन अलग अलग होगा प्यारे साथियों तो इनका जो भार होगा, भार जो है इन पात्रों का, इन तीनों पात्रों का जो भार है प्यारे साथियों वो चेंज होगा। और भार आप सब जानते हैं mg होता है, तो जिसमें जितना द्रव्यमान होगा उसका भार उतना ही ज्यादा होगा। तो मुझे सबसे बड़ा ये लग रहा है तो इसका जो भार है वो अल्टीमेट क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर इसमें इसका जो क्षेत्रफल लग रहा है इसका मुझे ज्यादा लग रहा है, तो अल्टीमेट इसका जो है वो यहाँ पे भार क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा कंपेरिजन टू
सॉरी यहाँ पे बी कर दीजिए और यहाँ पे प्यारे साथियों सी ए कर दीजिए। इस तरीके से इसका जो क्षेत्रफल है वो मुझे ज़्यादा लग रहा है प्यारे साथियों, इसका सबसे कम लगता है, सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका भार हो जाएगा। यानी कि भार तो डिपेंड करेगा वहाँ के द्रव्यमान पर, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है और बहुत ज़्यादा ये मान के रखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको दाब निकालना है, तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है, सी बिंदु यहाँ पर है। तो हाइट ऊपर से मेजर की जाती है, हाइट ऊपर से मेजर की जाती है, और दाब का फॉर्मूला बताया था पी नोट प्लस का रो जी एच। ये तो सभी के लिए बराबर रहेगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब तो बराबर रहेगा, है ना। तो अब अल्टीमेट इस पर डिपेंड कर रहा है, तो हाइट पर एक रो पर, रो सेम है क्योंकि एक ही पात्र में है तो सेम है। तो अल्टीमेट जो डिपेंड किया वो किस पर किया, हाइट पर। सबसे कम हाइट किसकी है, एक की, तो एक पर जो दाब होगा प्यारे साथियों, प्रेशर होगा, वो सबसे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रेशर है बी पर थोड़ा ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर सी पर रहेगा क्योंकि सी की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। तो अल्टीमेट इसका जो ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन प्यारे साथियों डी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और समझने की चीज है कि वायुमंडलीय दाब है, क्या ये चेंज होता है, तो प्यारे साथियों बिल्कुल चेंज होता है। आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, जो ये है प्यारे साथियों वो कम हो जाएगा। यानी कि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर कम हो जाता है। ऊपर जाने पर क्या हो जाता है प्यारे साथियों, कम हो जाता है। यानी कि ऊपर जाओगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तो नीचे जाओगे तो ये बढ़ जाएगा। और पृथ्वी पर ये प्यारे साथियों मैक्सिमम होता है, और याद करना पृथ्वी पर क्या होता है प्यारे साथियों, मैक्सिमम होता है। सॉरी, पृथ्वी पर कैसे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाएंगे तो अल्टीमेट ये क्या करेगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे देखना है कि जो वायुमंडलीय जो दाब है प्यारे साथियों वो आपका क्यों कम हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे ऊपर जाने पर कम क्यों हो रहा है, तो आपको भी पता है कि गैसें क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर जाने पर आपको पता है हल्की गैसें आ रही है, नीचे भारी गैसें रहेगी, तो ऊपर जाएंगे तो हल्की गैसें रहेगी। हल्की गैसें रहने पर आपका जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि उनका जो प्रेशर है वो कम लगेगा, अल्टीमेट तो प्रेशर कम लगेगा तो आपका दबाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीजें हमने पढ़ी है। इस टॉपिक से न जाने कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अब चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को लाने का तो एक ही पर्पस था कि जो पहले कंसेप्ट पढ़ाया क्या आपका वो सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी का एक टैंक है, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। पानी का एक टैंक है प्यारे साथियों, इसमें आपके 4 बिंदु दिए गए हैं, और चारों जो बिंदु है प्यारे साथियों ए बी सी डी, वहां पर टूटियां लगा दी गई है, वहां पे नल लगा दिया गया है प्यारे साथियों। और पूछ रहा है कि कौन सी टूटी से पानी बराबर दाब से बाहर आएगा। तो आपको पता है कि एक फोर्स यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा, और ये पूछ रहा है कि कौन से जो टूटियां हैं उनसे दाब बराबर मात्रा में आएगा। तो यहाँ पर प्यारे साथियों हमने जो दाब देखा अभी, हमने कहा कि दाब तो कुछ ही कंडीशन को फॉलो करता है, कुछ ही कंडीशन को फॉलो करता है। क्योंकि अगर पृथ्वी पर है तो वायुमंडलीय दाब बराबर है, इसलिए इसी चीज की तो कोई बात ही नहीं की जाएगी। इसलिए जो जी है वो भी सेम है, इसलिए जो डिपेंड किया, और पानी है तो पानी के लिए रो भी समान हो गया, इसलिए जो डिपेंड हुआ वो ऑन हाइट हुआ। और हाइट कहाँ से मेजर की जाएगी, ऊपर से मेजर की जाएगी, ऊपर से मापी जाएगी प्यारे साथियों। अब देखिए प्यारे साथियों, अब हमें ये देखना है कि देखिए ए सबसे ऊपर है तो ऑलरेडी वहां पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि हाइट कम होगी, वहां से ऊपर से मापेंगे तो, है ना। और उसके बाद में आपको कह रहा है बी और सी। देखिए ये जो है इसमें बी और सी है वो बराबर हाइट पर है, बी और सी क्या है, बराबर हाइट पर है प्यारे साथियों। इसलिए जब बराबर हाइट पर होंगे तो ऑलरेडी प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इक्वल होगा कहाँ पे, B इक्वल टू प्रेशर C। और जो D है वहां पे प्रेशर तो सबसे ज्यादा है। अगर पूछता सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है प्यारे साथियों, तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो D पर है। सबसे ज्यादा जो प्रेशर है
वो तो डी का है सारे साथियों। लेकिन अगर पूछ रहा है कि कहाँ पर प्रेशर बराबर है, तो बी और सी पॉइंट पर बराबर हो जाएगा। तो प्रेशर बी और सी पॉइंट पर बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ जो ए होगा प्यारे साथियों वो सबसे कम होगा, और प्रेशर ऑफ बी है ना, और प्रेशर ऑफ सी ये बराबर होंगे। और इन सबसे बड़ा जो ज्यादा प्रेशर जो लगेगा वो पॉइंट डी पर लगेगा, पॉइंट डी नंबर की टूटी पर लगेगा। जब बराबर की बात कर रहा है तो बी और सी पर प्रेशर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ये अगर आपका पानी है तो इसमें यहाँ पर जो दाब प्रेशर लगेगा वो यहाँ पे भी लगेगा, यानी कि हाइट के समान होना चाहिए। हाइट पर उन सभी हाइट पर क्या होगा, प्रेशर बराबर होगा, चाहे से वो ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो। लेकिन हाइट जैसे ही चेंज वैसे ही क्या हो जाएगा, प्रेशर भी वहां पे लगने वाला चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त था, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये सभी दाब के ही प्रेशर के ही क्वेश्चन है, मैं अल्टीमेटली हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्यारे साथियों। इसमें आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक ईंट है, उस ईंट को 3 अलग अलग पोजीशन से रखा गया है, तो कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा दाब लगाएगी। प्यारे साथियों हमने जो प्रेशर था उसकी फॉर्मूला पढ़ा था P बराबर F/A, अर्थात अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो जो प्रेशर है वो घटता है। और क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा, तो किसी ईंट को अगर हम खड़ी कर देंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल कम घेर रहा है बजाय इसको आडी करने के। दूसरी है कि इसको और घुमा दिया गया है, तो ये जो पतला जो मोटा वाला सिरा था अब ये क्या हो गया है, नीचे आ गया है। कैसे हो गया प्यारे साथियों, नीचे आ गया है। तो कंडीशन कौन सी रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि क्षेत्रफल कौन सा ज्यादा है, यहाँ पे यही पूछा है ना कि ईंट का मेज पर लगाया गया दाब कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर बेसिकली अधिकतम है। तो आप सब जानते हैं कि अगर ये क्षेत्रफल कम रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा, अगर मान लीजिए कि ये ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा। तो इन जो आपकी सी और जो बी कंडीशन है उनमें तो क्षेत्रफल ज्यादा है, तो क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो प्रेशर तो कम रहेगा। अब एब्सोल्युटली प्यारे साथियों क्षेत्रफल कहाँ का कम है, क्षेत्रफल आप बोलेंगे जी कंडीशन 1 में कम है, और कंडीशन 1 में कम है प्यारे साथियों क्षेत्रफल, तो आपका क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों ए, यानी कि स्थिति ए में अधिकतम आपका क्या होगा, प्रेशर होगा, दाब होगा। अब देखिए कोई ढोल है, मान लीजिए कि कोई बेलून है प्यारे साथियों, कोई क्या है, बेलून है। अगर उस बेलन पर हम मान लीजिए कि ऐसे पत्थर मेल देते हैं तो ये यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा घेर रहा है, इसलिए जो दबाव है प्यारे साथियों वो क्या हो गया है, कम हो गया है। और जो दबाव कम हुआ है वो भी क्या हो गया, अलग अलग जगह पर क्या हो गया, बट गया है। लेकिन यही अगर हम रख देते हैं एक कील, मान लीजिए कि कोई नुकीली वस्तु रख देते हैं, तो अब क्या हो गया है, जो दाब है प्यारे साथियों एरिया कम हो गया है। एरिया कम होने पर आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा तो वहाँ का जो ढोल का जो आवरण है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अगर मैं प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा तो उसको क्षति पहुंचती है, इसलिए वो फट जाता है। कंपेरिजन टू किसी बड़े क्षेत्रफल वाली वस्तु के कंपैरिजन में एक छोटी सी नुकीली वस्तु से ही वो फट जाता है। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली फोर्स से है, किससे है, फोर्स से यानी कि बल से है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक फोर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसका प्यारे साथियों, फोर्स का। फोर्स की बात की जाए तो हिंदी में इसको बल कहते हैं। बल एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों, एक प्रकार का धक्का होता है जो किसी वस्तु को आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। ऊपर नीचे करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। एक प्रकार का धक्का होता है या एक प्रकार का खिंचाव होता है जिसके कारण वस्तुओं को ऊपर नीचे दाएं बाएं किया जाता है। प्यारे साथियों ऐसे मानना
कि कोई वस्तु अगर विराम में है, कोई वस्तु अगर विराम में है तो उसमें जो नेट जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब है कि इस तरफ से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, वो बराबर परिमाण के हैं और वो बराबर क्या हो रहे हैं, जब उनको दोनों को जोड़ेंगे तो फोर्स की एक डायरेक्शन रहती है। मान लीजिए इसने इधर एफ पे फोर्स लग रहा है, इधर एफ बी फोर्स लग रहा है, लेकिन प्यारे साथियों इनका जो परिमाण अगर बराबर है, मैं कहूँ कि फोर्स ओ पे ए का जो परिमाण है वो बराबर है फोर्स ओ पे बी के, तो आप इनकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनको जब जोड़ूंगा प्यारे साथियों तो डायरेक्शन के कारण जो नेट जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों, नेट जो फोर्स आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। हम कह सकते हैं प्यारे साथियों कि जो नेट जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जब भी कोई वस्तु विराम में रहती है तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। देखिए प्यारे साथियों, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और ये कोई समतल है, मैंने इसको इधर खींच रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको इधर क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, लेकिन ये उधर खींच नहीं रहा है, क्यों? तो प्यारे साथियों इस कंडीशन में यहाँ पर जो इधर है, आप बोलेंगे जी इसके इधर जरूर एक फोर्स लग रहा होगा, उसको बोलते हैं प्यारे साथियों फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स उसको बोला जाता है, और उस फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है विरोध करना। किसका करना, जो असली में जो फोर्स लगा रहा है उसका विरोध करना। यानी कि जब कोई वस्तु खींची तो जा रही है, बल तो लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह नहीं खींच पा रही है, इसका मतलब है कि प्यारे साथियों उसको एक विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर लग रहा होगा, और उस फोर्स को बोलते हैं प्यारे साथियों फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स प्यारे साथियों तीन टाइप का होता है। तीन टाइप में फर्स्ट जो फ्रिक्शन फोर्स आता है वो प्यारे साथियों आता है स्थैतिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्थैतिक फ्रिक्शन फोर्स। एक प्यारे साथियों यहां पे आता है गतिज घर्षण फोर्स, और एक प्यारे साथियों यहां पर आता है लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। प्यारे साथियों अगर हम इसको खींच नहीं पा रहे हैं तो एक लिमिट होगी जिससे कि कम बल पर ये इधर नहीं खींचेगा, क्योंकि उसको एक फ्रिक्शन फोर्स बांधे रखेगा, उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं प्यारे साथियों, और उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है कि आप बल लगा रहे हो, वास्तव में वो वस्तु खींच नहीं पा रही है, इसका मतलब कि वह क्या है, सीमांत घर्षण की अवस्था में है। लेकिन प्यारे साथियों आप और ज्यादा जोर लगाते हो और आप जो फोर्स लगाते हो वो कहीं न कहीं जो घर्षण बल लगता है उससे ज्यादा हो जाता है, तो वस्तु खिंच जाती है, और उस समय आता है प्यारे साथियों स्थैतिक घर्षण गुणांक, और उस समय आता है प्यारे साथियों गतिज घर्षण गुणांक। क्या आता है, गतिज घर्षण। अब वस्तु क्या हो गई है, गति करने लग गई है, तो वो बोलेंगे गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद में स्थैतिक, ये प्यारे साथियों स्थैतिक जो फोर्स होता है वो खुद के अनुसार समायोजित होता है, समायोजित खुद के अनुसार। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप 5 न्यूटन लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स को बोलेगा कि ए स्थैतिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो भी 5 न्यूटन का बल लगा ताकि मैं चल नहीं पाऊं। लेकिन एक लिमिट आएगी, उससे ज्यादा लगा देने पर ये गति में आ जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो लिमिट होगी उसी को सीमांत घर्षण यानी कि लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। फिर से एक बार समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस पर एक फोर्स इधर लगाया जा रहा है, लेकिन इसके नीचे आप इस पर फोर्स तो लगा रहे हो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन आप देख रहे हो मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये वस्तु खींच नहीं पा रही है, तो प्यारे साथियों ऐसी कंडीशन में नीचे जो तल होता है उससे उस जो वस्तु है उसका एक फ्रिक्शन फोर्स बन जाता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो 3 टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यारे साथियों स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और जो 2 नंबर का होता है प्यारे साथियों वो लिमिटिंग होता है, लिमिटिंग फोर्स, और 3 नंबर का होता है प्यारे साथियों काइनेमेटिक, काइनेटिक फोर्स।
ये सारे के सारे किसके हैं? फ्रिक्शन फोर्स के ही क्या है? पार्ट हैं। पूरा फ्रिक्शन ही लिख रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब इसको समझिए। इसको समझने पर हमें पता चलता है कि अब देखिए इसको मैं खींच रहा हूँ लेकिन खींच नहीं पा रहा हूँ, तो पहली कंडीशन है इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन खुद के अनुसार समायोजित होता है। अगर आप 5 न्यूटन लगाते हो तो विपरीत डायरेक्शन में क्या करता है? 5 न्यूटन का कर देता है, जिससे वस्तु वहीं पर रुकी रह जाती है। दूसरी पहली बात है कि अगर मान लीजिए कि एक सीमा इस ऐसी आएगी कि जिससे ज्यादा अगर आप बल लगा दोगे तो उसके बाद में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली कम हो जाने पर वस्तु क्या हो जाएगी? गति हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम जो लिमिट है आप खींच रहे हो, जिस पर गति की अवस्था में आ जाएगा, उससे ज्यादा लगाने पर तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। और जो 3 नंबर पर जिस पर गति करने लग जाएगा प्यारे साथियों, वो आपका काइनेटिक हो जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यूएस इनटू आर। प्यारे साथियों ये जो म्यूएस होता है ये घर्षण गुणांक होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक इसको बोला जाता है। प्यारे साथियों जो स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो याद रहे ये सतह पर डिपेंड करता है। सतह पर डिपेंड करता है, पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सतह पर डिपेंड करता है, सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है। सतह की प्रकृति पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ऐसे तो ये क्या हो गया? एक स्थैतिक घर्षण बल हो गया। ऐसे ही एक आता है मेरे साथियों काइनेटिक। काइनेटिक को बोलते हैं F के बराबर म्यू के इनटू आर। यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता, घर्षण गुणांक आ जाता है। और अगर एक आता है मेरे साथियों लोटनिक घर्षण गुणांक, जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग जो फोर्स लगता है, कोई वस्तु अगर गोल 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 घूम रही है तो उस पर भी एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं राउटिंग लोटनिक घर्षण। वो होता है मेरे साथियों म्यू आर इनटू कैपिटल आर। यहाँ पे इसका मतलब है कि प्यारे साथियों जो R है वो mg है, यानी कि जो mg है भार है। अब देखिए सबसे जो बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है प्यारे साथियों, अब हम इनमें भी कंपैरिजन करेंगे। तो लेकिन ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा है कि ये किस पर डिपेंड करता है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब आपको पता होगा कि फोर्स है तो फोर्स क्या होता है प्यारे साथियों? ma होता है। क्या होता है? ma होता है। और ma से हमें पता चल गया कि ये क्या है? एक प्रकार का धक्का और ये प्रकार की क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो प्यारे साथियों इसकी जो डायमेंशन होगी वो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और इससे हम डायमेंशन निकालें तो प्यारे साथियों m1 l1 t-2 हो जाएगी। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन यही नहीं था। अब ये नेट फोर्स, इसका मतलब यहाँ पर अगर विराम है तो इधर फोर्स लगा रहे इधर फोर्स लगा रहे वो बराबर हो जाएंगे। नेट फोर्स जब भी रहता है प्यारे साथियों कोई वस्तु गति ही नहीं कर पाती है। कोई वस्तु क्या नहीं कर पाती है प्यारे साथियों? गति ही नहीं कर पाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दो लड़के हैं ए और बी, वो एक दूसरे की साइड खींच रहे हैं। और ये जो गुटका है पहले साथ वो दाहिनी तरफ का मतलब हो गया बी की तरफ ये क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो यहाँ पे जो लगाया गया जो बल है वो किसकी साइड होगा? देखिए अब जो गति किधर कर रहा है प्यारे साथियों, ये जो बॉक्स है ये बेसिकली अगर जिस तरफ गति कर रहा है इसका मतलब क्या है? ए अगर खुद की तरफ खींच रहा है प्यारे साथियों, अगर बी खुद की तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों अगर बराबर फोर्स लगाते तो ये नेट फोर्स हो जाता। उस कंडीशन में क्या होता कि बॉक्स वहीं पर रहता। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में ए द्वारा लगाया गया जो बल है वो बी द्वारा लगाया गया बल के बराबर है, जो कि नहीं होगा। अगर बराबर रहता तो बॉक्स गति ही नहीं करता। दूसरी बात ये बोल रहा है सी ऑप्शन में कि ए द्वारा लगाया गया जो बल है वो कम है बी के। नहीं देखिए बी द्वारा लगाया गया जो बल है वो ए की ओर है। नहीं प्यारे साथियों ए ऑप्शन को आप देखिए, ए द्वारा लगाया गया बल का परिमाण बी की अपेक्षा अधिक है। यानी कि ए ने जो बल लगाया है प्यारे साथियों विपरीत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी कि ए इधर लगा रहा है और बी किधर लगा रहा है? इधर लगा रहा है। तो उधर गति कर रहा है, इसका मतलब ए जो बल लगा रहा है, ए जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है
बी के फोर्स से कंपैरिजन में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, और याद करना जब ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी मेमोरी पावर होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। एग्जाम में फिर चाहे कहाँ से भी क्वेश्चन आए हम जरूर उसको टेकल कर लेते हैं। तो बस उसी तरीके के क्वेश्चन भी कराने की मेरी थोड़ी सी चाहत रहती है कि मैं हर प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करवाऊँ। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को पैराशूट के साथ दिखलाया गया है और उसके बाद में उसकी जो गति है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड है, यानी कि प्यारे साथियों नीचे की तरफ, जिसको हिंदी में कहते हैं अधोमुखी है। और उसके लिए उत्तरदायी बल का नाम बताना है कि किस बल के कारण वो नीचे आ रहा है, और उसके बाद में कह रहा है कि पैराशूट के बगैर भी इतनी ही चाल से नीचे गिरेगा क्या। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। देखिए प्यारे साथियों एक चीज समझना कि जब भी कोई दो पिंड होते हैं वो अपने आप को खींचते हैं। अगर उनका कुछ भी द्रव्यमान है प्यारे साथियों तो दो पिंड अपने आप को खींचते हैं। ये बात हमने किसने बताई थी प्यारे साथियों, ये न्यूटन ने बताया था जब वो एक ट्री के नीचे बैठा था जहां से एप्पल गिरा था। एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था और एप्पल गिरा था, देखा तो सबने था, है ना, और फील भी करते थे, लेकिन कोई उस समय समझने की चाहत नहीं रखता था। उस समय न्यूटन बाबा जी ने वहां पे उसको समझना चाहा और उन्होंने एक नियम निकाला जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल, जिसको Gm1m2/r² से डिनोट करते हैं। ये प्यारे साथियों यहाँ के सेंटर से दूरी होती है, याद करना ये सेंटर से दूरी होती है। ये पिंड M1 है, ये M2 है। उन्होंने कहा कि दो पिंड हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं और उस जो खींचते हैं उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी कि आकर्षण प्रकृति का होता है। जैसे हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है ना, उसकी जो पहचान होती है वो प्रतिकर्षित के आधार पर होती है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण होता है प्यारे साथियों, और इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो आकर्षित करने की होती है। तो दो पिंडों के बीच में सदैव जब लगता है दो पिंड अपने आप को खींचते हैं। अब मान लीजिए कि मैं जहाँ पे हूँ और जो कैमरा जहाँ पे है तो कैमरा मुझको खींच रहा है, लेकिन उतने ही द्रव्यमान के साथ मैं भी उसको खींच रहा हूँ क्योंकि फोर्स यहाँ पे बराबर रहता है। तो यहाँ पे खींच दोनों रहे हैं, हर एक पिंड किसी दूसरे पिंड को खींच रहा है, लेकिन जो नेट जो फोर्स है वो क्या हो रहा है प्यारे साथियों, उस समय 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो पैराशूट के साथ में आएगा तो आपको पता है कि उसको कौन खींच रहा है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, लेकिन वो भी खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन कारण ज्यादा खींच रहा है। देखिए ये जो उधर ज्यादा होगा प्यारे साथियों, जिधर झुकाव ज्यादा होगा, जिधर द्रव्यमान ज्यादा रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि M1 और M2 उसको खींच रहे हैं तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा वो अपनी ओर खींच लेगा दूसरे पिंड को। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है उस आदमी के कंपैरिजन में, तो आदमी को पृथ्वी किधर खींच रही है, इधर खींच रही है। तो ये पहली बात तो हो गया प्यारे साथियों, गुरुत्वीय बल के कारण खींचा जा रहा है, गुरुत्वीय बल के कारण खींचा जा रहा है। और दूसरी बात हम पढ़ेंगे, देखिए प्यारे साथियों जब भी हम हवा से नीचे की तरफ आते हैं, हवा से जब भी हम प्यारे साथियों नीचे की तरफ आते हैं, मान लीजिए हवा से जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं, ये पृथ्वी है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो प्यारे साथियों हवा पर हम जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही हवा हमारे पर लगाती है, जिसको क्या बोला जाता है प्यारे साथियों, ड्रैग फोर्स बोला जाता है। ड्रैग फोर्स आपने सुना होगा, ड्रैग फोर्स का मतलब होता है कि हवा से अगर आप आ रहे हो तो आपने हवा पर कुछ दबाव लगाया होगा, कुछ फ्रेम आपने फोर्स जनरेट किया होगा, हवा भी आप पर फोर्स जनरेट करती है। अब मान लीजिए कि जब आप आ रहे थे तब हवा क्या कर रही थी, आप पर फोर्स जनरेट कम कर रही थी क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उस समय ज्यादा था, इसलिए आप ज्यादा वेग से आ रहे थे। लेकिन प्यारे साथियों हवा का जो आप पर लगने वाला जो फोर्स था विपरीत डायरेक्शन में वो थोड़ा कम था, बहुत कम था। क्यों? क्योंकि आप कितनी सी दूर में फैले हो इसलिए कम था। लेकिन जब आप पैराशूट को इस तरीके से बांधते हो तो आप पता है आप नीचे आ रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आप तो नीचे आओगे, लेकिन जो हवा होगी प्यारे साथियों वो कुछ इस तरीके से उस पैराशूट के अंदर डर जाएगी। तो हवा एक तरीके से उसको ऊपर की तरफ रखना चाहती है,
ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ लाना चाहता है, तो एक प्रकार से जो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध पैदा हो जाएगा। और ये प्रतिरोध क्या करेगा, जिस वेग से आप नीचे की तरफ आ रहे थे उस वेग को कम कर देगा, वेलोसिटी को कम कर देगा, स्पीड को कम कर देगा प्यारे साथियों। तो जिस स्पीड को कम करने पर आप धीरे धीरे आओगे, इसका मतलब पैराशूट लगाने पर आप धीरे आओगे, जबकि पैराशूट के बगैर आप क्या होएंगे, तेज आएंगे। कैसे आएंगे, तेज आएंगे। याद रहे, अगर निर्वात नहीं है तो जो भारी वस्तुएं हैं वो ज्यादा वेग से आएगी, लेकिन अगर निर्वात है प्यारे साथियों, है ना, तो वहां पे दोनों हल्की हो या भारी वस्तुएं समान से आएगी। लेकिन निर्वात नहीं है तो फिर आपकी भारी वस्तु ज्यादा वेग से आएगी। तो बस यही था। इस समय आपको भी पता है कि ज्यादा क्षेत्रफल मिल गया, क्षेत्रफल ज्यादा मिल गया प्यारे साथियों, तो क्या हो गया, हवा भी उसको क्या कर रही है, ज्यादा फोर्स जनरेट कर रही है। और हवा नीचे की तरफ थोड़ी कर रही है, हवा तो ऊपर की तरफ उसको रखना चाहता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस उसको आने देता है नीचे। तो बस बहुत शानदार क्वेश्चन था प्यारे साथियों। इस तरीके की भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ऐसे बोल रहा है कि अगर परिपथ पूरा किया जाता है, इस चित्र में जो आपको दिखाया गया है, जिसको बोलते हैं, जो आपकी घंटी है, कहीं ना कहीं वो बिजली से चलने वाली घंटी है, और परिपथ पूरा किया जाता है तो हथौड़ी घंटी से टकराती है। हथौड़ा जो है वो घंटी से टकराता है, और हथौड़े की जो गति है, गति के लिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा बल उत्तरदायी होगा। प्यारे साथियों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, ये मानव बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी आपको बिजली से चलने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंटों से क्वेश्चन पूछे, तो वहां पे आपका राइट आंसर तो चुंबकीय बल हो जाएगा। लेकिन कैसे? प्यारे साथियों देखिए, जब भी सर्किट आपका पूरा होगा उसमें एक चुंबक लगी होती है। क्या लगी होती है? चुंबक। और वो चुंबक क्या हो जाती है, उस समय एक्टिव हो जाती है, वो सक्रिय रूप से काम करना चालू कर देती है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। जब भी हम सर्किट को पूरा करते हैं प्यारे साथियों, तो जो चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या कर लेती है, एक्टिव कर लेती है। चुंबक क्या कर लेती है प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिससे जो लोहा का जो हथौड़ा है वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो लोहे का जो हथौड़ा है वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जैसे ही वो अट्रैक्ट होता है और जिस घंटी पर वह पड़ता है तो आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, घंटी बजती है। हाथों हाथ जैसे ही वह करता है उसको एक स्प्रिंग खींच लेती है, और स्प्रिंग वहां पे क्या करती है, वापस से क्या हो जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र जो प्रोड्यूस हुआ था वो वापस से ऑफ हो जाता है, और स्प्रिंग द्वारा उस हथौड़े को वापस से खींच लिया जाता है। वापस से फिर चुंबक एक्टिव होती है, सर्किट बनता है, और फिर से क्या होता है, आपका जो हथौड़ा है वो जाकर घंटी पर पड़ता है, और फिर से उस हथौड़े को स्प्रिंग लगी हुई स्प्रिंग द्वारा खींच लिया जाता है। और जैसे ही स्प्रिंग खींचती है वैसे ही वहां पे सर्किट भी प्यारे साथियों बंद चालू हो जाता है, और ऐसी जो प्रक्रिया है वो बार बार दोहराई जाती है, इसलिए घंटी कुछ समय अंतराल फिर से बजती रहती है। तो यहाँ पे जो काम करता है वो प्यारे साथियों चुंबकीय बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? चुंबकीय बल काम करता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे साथियों वो सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और पहले कह रहा हूँ बहुत शानदार क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो कह रहा है कि शुष्क मौसम में जब भी हम कंघी करते हैं, है ना, बालों को बांधते हैं प्यारे साथियों, तो उस समय जो बाल है वो कंघी से दूर भागते हैं, या हमें ऐसा अनुभव होता है। इसके पीछे का क्या कारण है? प्यारे साथियों आप सब जानते हैं कि एक जो फोर्स होता है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है स्तर वैद्युत बल। जब भी दो प्रकार के आवेश लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत है प्यारे साथियों, विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं प्यारे साथियों, वो आपके क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं प्यारे साथियों? आकर्षित। और अगर मैं पूछूं समान प्रकृति के जो आवेश हैं वो क्या होते हैं प्यारे साथियों? प्रतिकर्षित।
यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस वाले क्या करेंगे प्यारे साथियों, प्रतिकर्षित करेंगे। और माइनस प्लस वाले दो आवेश और प्लस माइनस वाले दो आवेश हमेशा आकर्षित करते हैं। कूलाम जी ने एक नियम दिया था, F बराबर KQ1Q2 अपॉन में R²। उसी तरीके का है जिस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स है, बस यहाँ पे क्या है, चार्ज है, द्रव्यमान की जगह यहाँ पे चार्ज है। इसका मतलब होता है कि जब हम कंघी करते हैं प्यारे साथियों, तो कंघी पर तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन हमारे जो बाल होते हैं उनमें आवेश होता है, और वो आवेश हमारे बालों में नेगेटिव आवेश होता है। कुछ पॉजिटिव आवेश भी होता है, कुछ नेगेटिव आवेश भी होता है। लेकिन जब हम कंघी करते हैं तो जो नेगेटिव आवेश है वो प्यारे साथियों हमारी कंघी पर आ जाता है। क्या आ जाता है, कंघी पर आ जाता है। और कंघी पर आ जाता है प्यारे साथियों नेगेटिव आवेश, कंघी पर आ गया। तो अब आप बताओ, कंघी पर नेगेटिव आवेश आ गया और जो बाल हैं उन पर पॉजिटिव आवेश आ गया। कंघी पर नेगेटिव आवेश आ गया और जो बाल हैं उन पर पॉजिटिव आवेश हो गया। तो एक प्रकार से जो कंघी है उस पर नेगेटिव आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तो इसको बोलते हैं जो कंघी है वो ऋणावेशित हो गई। क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। और जो बाल है प्यारे साथियों वो कंप्लीटली धनावेशित हो गई। तो अब यहाँ पे कितने बाल है हमारी खोपड़ी पर, कितने ही बाल हैं, सभी धनावेशित हो गए, सब पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो बाल हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे या ऊपर उठेंगे। क्यों, क्योंकि उनमें प्रतिकर्षण होगा। समान समान में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है प्यारे साथियों। और जो कंघी है प्यारे साथियों वो ऋणावेशित हो गई। तो एक प्रकार से जब इन दोनों को पास लाया जाएगा तो बाल कंघी से चिपक भी जाते हैं, क्योंकि उन पर क्या हो गया, विपरीत आवेश आ गया जिससे वो आकर्षित होते हैं। और ऐसे फोर्स को प्यारे साथियों स्थिर वेगीय बल बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ पे जो बाल हैं उन पर सभी पर धनावेशित आ गया, सेम चार्ज आ गया, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उड़ेंगे, इस तरफ भागेंगे, उस तरफ भागेंगे। और शानदार क्वेश्चन था प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे मान लेना बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आज की क्लास में जो बल है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। यानी कि दाब और जो बल वाला जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उससे ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से बाहर अगर दाब और बल का अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो पहले साथियों मैं यहीं पर बिल्कुल भी इनसे बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अगर फोर्स से क्वेश्चन आएगा, अगर दाब से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अब देखिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा शानदार है कि इसमें पूछ रहा है कि संपर्क बल कौन सा है। संपर्क का मतलब अगर आप टच करते हो तो जो टचिंग बल है, यानी कि टच करने पर ही जो बल लगता है, एक्स्ट्रा नहीं लगता है, उसको बोलते हैं टचिंग बल। तो बस वही बताना है। देखिए एक ऑप्शन को देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है गुरुत्वीय बल। क्या कह रहा है, गुरुत्वीय बल। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय बल है। मान लीजिए कि एक पिंड यहाँ पे है और अभी पैराशूट यहाँ पर देख रहे थे, पैराशूट भी हमने यहाँ पर देखा था। तो एक प्रकार से गुरुत्वीय बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, वो तो प्यारे साथियों संपर्क में नहीं थे दो पिंड तब भी लग रहा था, और जब पास पास रहेंगे तब भी उन पर लगेगा। यानी कि वो तो प्यारे साथियों एक तरीके से असंपर्क बल भी हो सकता है। यानी कि जो गुरुत्वीय बल है प्यारे साथियों वो असंपर्क बल है। कैसा बल है, असंपर्क बल। यानी कि ये तो जब संपर्क में नहीं था तब भी दो बॉडी के बीच में लग रहा था। चंद्रमा का देख लो, पृथ्वी का देख लो, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सूरज का देख लो, पृथ्वी का देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सूरज का, सन का देख लो, गैलेक्सी का देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हर दो पिंडों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चाहे से वो टच में हो चाहे से वो अनटच में हो। यानी कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्यारे साथियों वो असंपर्क बल हो गया है। असंपर्क बल भी होता है और संपर्क बल भी होता है, संपर्क बल भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है वो है विघर्षण बल। प्यारे साथियों दो वस्तुओं में घर्षण तभी लगता है जब वो टच में हो।
अन्यथा उन पर घर्षण नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे लटका हुआ है, तो इस पर क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? किसी और बॉडी का लगेगा? नहीं लगेगा। और बॉडी का इस पर फ्रिक्शन तभी लगेगा जब उस बॉडी पर ये टिका हुआ होगा, यानी कि उस पर ये टिका हुआ यानी कि बैठा हुआ होगा। अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मेरे अंगूठे के कारण लग रहा होगा, मेरी अंगुलियों के कारण लग रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कि जो आपके घर में जो टेबल है उसके कारण यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। यानी कि ये ओनली प्यारे साथियों यहाँ पे संपर्क फोर्स है, संपर्क बल है। ओनली फॉर कैसा बल है? संपर्क बल है। प्यारे साथियों जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा है चुंबकीय बल। क्या है? चुंबकीय बल। प्यारे साथियों चुंबकीय बल या चुंबकीय बल अभी हमने देखा भी था कि चुंबकीय बल, एक जो चुंबक, मान लीजिए कि ये चुंबक है और ये चुंबक है, अगर ये पास पास है तब भी एक फोर्स लगेगा, लेकिन ये दूर दूर है तब भी तो इनमें एक फोर्स लगेगा। आप घर पर कितनी ही बार ट्राई की होगी अपने दैनिक जीवन में कि एक चुंबक यहाँ पर थी, एक चुंबक यहाँ पर थी, हर एक जो दूसरी जो चुंबक है वो एक दूसरे को खींचती है, यानी कि फोर्स जनरेट करती है। क्या वो संपर्क में आने पर ही फोर्स जनरेट करती है? नहीं, वो तो दूर दूर थी तब भी तो चुंबकीय क्षेत्र में एक बल फोर्स जनरेट हो रहा था, उसको बोलते हैं चुंबकीय बल। तो ये असंपर्क बल भी हो सकता है और संपर्क बल भी हो सकता है प्यारे साथियों। अब देखिए, अब अगला है प्यारे साथियों डी ऑप्शन, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत बल की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो कोई भी दो आवेश उन पर ये दूर दूर है, r दूरी पर है प्यारे साथियों, तब भी उन पर एक फोर्स जनरेट होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या चाहे वो आपका प्रतिकर्षण का हो, रिट्रैक्शन का फोर्स हो या अट्रैक्शन का फोर्स हो, प्यारे साथियों वो तो हमेशा लगेगा, संपर्क में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसको भी बोल सकते हैं, ये भी असंपर्क बल है, असंपर्क बल भी इसको बोल सकते हैं प्यारे साथियों, और संपर्क बल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशीय बल। क्या? पेशीय बल। प्यारे साथियों ये पेशीय बल का मतलब होता है, पेशीय बल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई टेबल है, उस पर कोई आपका, मान लीजिए कि वाटर है, यानी कि एक बोतल वाटर की है, तो आप क्या उसको बिना उठाए ला सकते हो? नहीं, इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप बोलेंगे जी मैं बिना हाथ लगाए उसको ला सकता हूँ, एक लकड़ी से मैं उसको ला सकता हूँ। प्यारे साथियों आपने किसी भी माध्यम से तो किया, किसी भी माध्यम से तो आपने उसको लाया, इसका मतलब संपर्क जरूरी है। क्या है? संपर्क जरूरी है। तो बिल्कुल पेशीय जो बल है वो भी आपके कैसे होते हैं प्यारे साथियों? संपर्क होते हैं, यानी कि इनमें भी आपको संपर्क करने की जरूरत होती है। लेकिन ऑप्शन में पेशीय बल नहीं था प्यारे साथियों, ऑप्शन में जो था वो फ्रिक्शन फोर्स था, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर प्यारे साथियों। प्यारे साथियों अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर होगा हमारा लाइट यानी कि प्रकाश। प्यारे साथियों ये जो चैप्टर है उसको कवर करने के बाद में आज की जो मैराथन है उसको वहीं पर हम विराम देंगे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को उठाएंगे। अब ये दो चैप्टर आज हमारे कवर हो जाएंगे और 19% इनका जो है वो कवर हो गया है। ऐसे मान लीजिए कि अगर प्रेशर पढ़ाया है, फोर्स पढ़ाया है तो 19% यहाँ कवर हो गया है, जो 2 से जो 10% बचा है वो हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्लासों में कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा चैप्टर है लाइट, बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर का जो बेसिक है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्यारे साथियों हमको देखने के लिए सिर्फ आँखों की ही ज़रूरत नहीं होती है, हमें प्रकाश की भी जरूरत होती है। मान लीजिए कि हमारे पास में आँखें हैं लेकिन प्रकाश नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे। एक आप भी देखते होंगे कि जब हम अंधेरे में जाते हैं, डार्क में जाते हैं, तो फिर हम देख नहीं पाते हैं। हमें किसी वस्तु को देखने के लिए जो मेन फैक्टर होता है वो आंखों के साथ साथ में लाइट की भी जरूरत पड़ती है। चाहे लाइट जिस वस्तु को देख रहे हैं, चाहे लाइट उत्सर्जन वह वस्तु करे या वहाँ पे वह लाइट को परावर्तित करे, किसी भी कारण से हम देख सकते हैं, लेकिन जो मेन फैक्टर रहता है वो रहता है कि प्रकाश विद्यमान होना जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकेंगे। प्यारे साथियों जो प्रकाश होता है वो क्या होता है?
छोटे छोटे बंडलों के रूप में, फोटोन के रूप में क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तरंगे होती है। अब प्यारे साथियों हम समझेंगे कि प्रकाश हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। देखिए जो भी प्रकाश आता है, मान लीजिए कि हम जो भी वस्तु देख पा रहे हैं तो प्रकाश वहां पर आ रहा है या उसने प्रोड्यूस किया है। अब वहां पर मान लीजिए कि बल्ब का प्रकाश किसी वस्तु पर आ रहा है, मान लीजिए कि बल्ब का जो प्रकाश है वो इस बोर्ड पर आ रहा है और आप ये बोर्ड देख रहे हैं, तो इसके मतलब पहले जो प्रकाश आया वो इस बोर्ड पर आया, बोर्ड के परावर्तन के बाद में बोर्ड पर जो किरणें प्रकाश की जो किरणें हुई, मैक्सिमम जो नए बहुत सारी किरणें होती है आपतित, उसके बाद में प्यारे साथियों वो परावर्तित होती है। क्या होती है, परावर्तित होती है। एक किरण प्रकाश की, बल्ब की एक किरण नहीं आती है, पुंज आता है, गुच्छा आता है, बहुत ज्यादा, बहुत उसमें किरणें शामिल होती है। लेकिन हम समझने के लिए प्रैक्टिकल एक ही किरण को लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो एक तरीके से जो बल्ब लगा हुआ है प्यारे साथियों, वहां से किरणों का एक गुच्छा आ रहा है, प्रकाश का एक गुच्छा आ रहा है, वो इस बोर्ड पर पड़ रहा है, उसके बाद में जो गुच्छा है वो आपको परावर्तित हो रहा है, उसके बाद में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो आपको ये बोर्ड देखने को मिल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए परावर्तन का जो नियम है प्यारे साथियों वो ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई भी ये आपका दर्पण है, हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ते हैं कि दर्पण, कोई भी दर्पण है उसकी एक, अगर किसी भी वस्तु की एक सतह को चिकना कर दिया जाए प्यारे साथियों तो फिर वो दर्पण बन जाता है, और उस पर अगर आप कोई इमेज रखते हो तो इमेज की फिर आपको छवि दिखाई देने लग जाती है। तो मान लेते हैं कि ये कोई समतल दर्पण है और इस पर कोई किरण है, मान लीजिए कि बहुत किरणें आ रही है, लेकिन समझने के लिए एक ही किरण लेते हैं। एक किरण इस पर क्या हुई प्यारे साथियों, आपतित हुई है। क्या हुई, आपतित हुई है, यानी कि इस पर आई है। अब प्यारे साथियों ये जो किरण आई है इस सतह से टकराने के बाद में, इस चिकनी सतह से टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, परावर्तित हो जाएगी। अब देखिए जो किरण इससे किस एंगल पर आई और किस एंगल पर गई, ये देखने के लिए इस पर जो आपतित किरण होती है उस पर अभिलंबित एक रेखा खींचते हैं। अभिलंबित क्या खींचते हैं प्यारे साथियों, रेखा खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। और जब जो परावर्तित किरण जब जाती है प्यारे साथियों, मान लीजिए ये आंख पर जा रही है, तो जब आंख पर जाती है तो हम देखते हैं कि जितने कोण से अभिलंब से आपतन किरण आ रही थी उतने ही कोण पर आपकी परावर्तित किरण जा रही है। यानी कि अगर ये आई कोण पर आई तो ये आर कोण पर जा रही है, इसका मतलब जो कोण है आपतन आई वो कोण आर के क्या हुआ, लंबवत हुआ। कि लंबवत क्या हुआ प्यारे साथियों, इक्वल हुआ। यानी कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, रिफ्लेक्शन कोण आई के आर के क्या हुआ, इक्वल हुआ प्यारे साथियों। और जो ये तीनों आप देख रहे हो प्यारे साथियों, ये जो तीनों आप अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण आप प्यारे साथियों देख रहे हो, ये तीनों की तीनों यानी कि परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन रे, परावर्तित किरण, प्यारे साथियों आपतित किरण, और प्यारे साथियों अभिलंब, तीनों किस तल में है, आप बोलोगे जी एक ही तल में है। एक ही तल में क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब प्यारे साथियों हमें ये तो पता चल गया कि आपतन कोण की जो रेखा आती है, परावर्तन कोण की जो रेखा होती है, उनका बीच जो अभिलंब से जो कोण बनता है वो बराबर बनता है। अब प्यारे साथियों हमें ये देखना है कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। प्यारे साथियों याद करना, ये बोर्ड जो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, ये पेन जो आपको, पेन की जो स्याही है, इंक है, वो आपको नीली दिखाई दे रही होगी। इसके पीछे रीजन ये है कि बाकी सभी कलरों को ये अवशोषित कर रही है और जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपका किसको कर रही है, व्हाइट को कर रही है।
तो हम बोलेंगे कि जो भी हमें कलर दिखाई देता है, वस्तुओं का जो भी हमें कलर दिखाई देता है, वस्तुओं का जो कलर हमें दिखाई देता है, कलर हमें दिखाई देता है, वही वस्तु उसी कलर को, उसी रंग को परावर्तित करती है। यानी कि मान लीजिए कि आपको इस बोर्ड का व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, तो इस वस्तु पर प्रकाश पड़ने पर ये सभी कलरों को अवशोषित कर रही है। ये व्हाइट कलर ही क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। अब मान लीजिए कि ये देखिए, तो इस पर जो भी कलर पड़ेगा, इस कलर को ये सभी को अवशोषित कर लेगी, बाकी नीले कलर को क्या कर देगी प्यारे साथियों, आपकी रिफ्लेक्ट कर देगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि वस्तुओं का जो कलर होता है वो परावर्तित पर निर्भर करता है। जो कलर परावर्तित करती है वही कलर हमें देखने को मिलता है, बाकी कलरों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे नीले कलर के द्वारा बाकी सभी कलरों को ऑब्जर्व कर लिया गया है, नीला कलर ही क्या कर दिया गया है, रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। ये दो चीजें आपको समझ में आई होगी प्यारे साथियों। अब देखिए कि मान लीजिए कि कोई भी क्या है, ये आपका मान लीजिए कि कोई भी आपका समतल दर्पण है। क्या है प्यारे साथियों, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर मान लीजिए कि कोई किरण थीटा कोण से प्रोड्यूस हुई है, कोई किरण अगर थीटा प्रोड्यूस से हुई है तो थीटा कोण से ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, परावर्तित हो जाएगी। यानी कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण जिस आपतन कोण से पड़ती है प्यारे साथियों, उसी से परावर्तित होती है, यानी कि थीटा कोण से आपतित हुई तो थीटा कोण से ही क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैं अगर प्यारे साथियों इस समतल को, इस जो आपका समतल दर्पण है प्यारे साथियों, अगर इसको थीटा कोण से घुमा दूं तो आप देखेंगे कि ये जो परावर्तित किरण है वो यहाँ पे थीटा कोण आगे चली जाएगी। इसका मतलब वो कितना घूम गई, तो आप बोलेंगे इस समय 2 थीटा कोण परिवर्तित हो जाती है। तो याद रखना सेकेंड जो पॉइंट है कि समतल दर्पण को थीटा कोण से रिप्लेस किया जाता है प्यारे साथियों, रिप्लेस किया जाता है तो आपतित किरण 2 थीटा कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको थीटा कोण से ऐसे आपने मान लीजिए इसको घुमा लिया, ऐसे आपने इसको इससे थीटा कोण पर इसको घुमा दिया, तो अभिलंब ये हो गया, ये प्यारे साथियों अभिलंब हो गया, ये थीटा था प्यारे साथियों, और ये आपका थीटा 2 थीटा हो गया। समझ में आया? तो ये 2 चीजें आप याद करना, ये एब्सोल्युटली आपके समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन आपके साथ, ये जो मैंने पढ़ाया है वो अभी तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इन्हीं से पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नेत्र का वह भाग कौन सा है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना प्यारे साथियों, नेत्र पर किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। जो हम चीजें देख पा रहे हैं, जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, जो मैं आपके कमेंट्स को देख पाऊंगा आने वाले समय में, या जो मैं अभी कैमरा देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ, तो उसका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कहाँ बन रहा है। तो प्यारे साथियों नेत्र के रेटिना भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। और प्यारे साथियों ये जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? रियल बनता है और उल्टा बनता है। याद करना, सीधा नहीं बनता है प्यारे साथियों, उल्टा बनता है।
दूसरा यहाँ से पूछा जाता है जो प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए कि हद से ज्यादा प्रकाश आ रहा है प्यारे साथियों, तो कहीं ना कहीं वो आंख के जो पर्दा है उसको मेरे क्या कर देगा, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा प्रकाश से वो क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए आंखों की सेफ्टी के लिए आंखों के कुछ भाग होते हैं, उनमें एक आता है प्यारे साथियों परितारिका। परितारिका जिसको हम बोलते हैं प्यारे साथियों आइरिस, और ये आइरिस क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, हमारी आंखों को झपका देता है। जैसे ही ज्यादा प्रकाश आता है हमारी आंखों को क्या कर देता है, झपका देता है, बंद कर देता है। तो ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा परितारिका, जिसको बोलते हैं आइरिस। तो अभी हम इन्हीं चीजों पर अब क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के प्रकाश के हैं, बाकी जो यहाँ से और बनेंगे वो भी करेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं प्यारे साथियों। प्रकाश के चैप्टर में हमें कम से कम तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके पढ़ने बिना हम प्रकाश के चैप्टर में पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते प्यारे साथियों। और आपको पता होगा कंपटीशन की कोई भी एग्जाम उठा लो, प्रकाश लाइट से जो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है शायद ही किसी और चैप्टर से पूछा जाए। अल्टीमेट कोई सी भी एग्जाम उठा लो, कोई सी भी एग्जाम उठा लो, स्टेट बोर्ड से लेकर आप जेई तक उठा लो, क्योंकि फिजिक्स कहाँ तक आती है, जेई तक आती है, तो वहां तक उठा लो, यही अल्टीमेटम आपका टारगेट रहता है। अब हम चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट टॉपिक पर। साथियों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत शानदार है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कोई अदीप्त वस्तु हम देखते हैं, अदीप्त वस्तु। प्यारे साथियों अदीप्त का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है ए प्लस दीप्त, और दीप्त का मतलब सब जानते हैं उजाला, और अदीप्त का मतलब होता है प्यारे साथियों अंधेरा। अरे हम किसी अंधेरी वस्तु को कैसे देखते हैं प्यारे साथियों, जिसमें उजाला नहीं है उसको कैसे देखते हैं, तो किसी बाहरी प्रकाश के कारण देखते हैं। तो आगे कह रहे हैं उसे हमारी आंखों तक प्रकाश परावर्तित होता है, अदीप्त वस्तु से हमारी आंखों तक क्या होता है, प्रकाश परावर्तित होता है। प्यारे साथियों मान लीजिए कि उस पर तो प्रकाश आया है, हमारी आंखों तक क्या होता है, वो परावर्तित होता है, तब भी तो हम देख पाते हैं। मान लीजिए कि किसी अदीप्त वस्तु पर प्रकाश पड़ा तो उसको हम देख पाते हैं, क्योंकि वो पड़ने के बाद में क्या हुआ, इसे परावर्तित हुआ, परावर्तित होकर कहाँ पे चला गया प्यारे साथियों, हमारी आंखों पर चला गया, इसलिए हमने देखा। जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट होगा, और ए ऑप्शन प्यारे साथियों कह रहा है उत्सर्जित नहीं, अगर अदीप्त वस्तु अगर उसको उत्सर्जित कर लेती प्यारे साथियों तो हम तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता, हम तक तो वो पहुंच ही नहीं पाता। तो ऑप्शन ए इज द गलत आंसर। अगर ऑप्शन सी को देखेंगे प्यारे साथियों तो कह रहा है कि पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर लेता है, गमन कर देता है, नहीं पूर्णतः गमन नहीं करता है प्यारे साथियों, पूरे के पूरे को गमन नहीं करता है, कुछ प्रकाश ही क्या होता है, परावर्तित होता है, बाकी अलग अलग डायरेक्शनों में क्या हो जाता है, बिखरता भी है। डी ऑप्शन देखिए अवशोषित कर लेती है। अरे प्यारे साथियों ये अगर उत्सर्जित कर रही है इसी का मतलब क्या है, अवशोषित, ये अवशोषित कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये अवशोषित करती तो हमें दिखता कैसे, तो ये जो मेन फैक्टर होता है दिखने का वो परावर्तित के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे साथियों वो बी ऑप्शन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपतित कोई किरण हुई है, इन तीनों पृष्ठों पर आप देख पा रहे हो कि किरण अलग अलग पृष्ठ हैं, तो इन पर किरणें आपतित हो रही है, उसके बाद में किन पृष्ठों पर परावर्तन कोण बराबर रहेगा आपतन कोण के। तो देखिए हमेशा परावर्तन का जो नियम लगता है, परावर्तन का जो नियम लगता है वो सभी पृष्ठों पर लगता है, याद रखना परावर्तन का जो नियम लगता है प्यारे साथियों सभी पृष्ठों के लिए लगता है, पृष्ठों पर लगता है। अब देखिए कोई पृष्ठ ऐसा है जिसे आपतन कोण आई हुआ, ये उसका विलंब है, ये उसका है, ये थीटा है, तो प्यारे साथियों परावर्तन कोण भी थीटा ही होगा। अगर मान लीजिए कि पृष्ठ ऐसे है जैसे बी ऑप्शन में है, यहाँ पे कोई किरण आई उसके बलम डाला थीटा, लंब डाला उसके बाद में ये थीटा है, तो यहाँ से भी वो थीटा कोण पर ही जाएगी,
अगर यहाँ से कोई किरण आई है तो यहाँ पर विलंब डाला, थीटा कोण पर आई तो थीटा कोण पर ही जाएगी, यानी कि पृष्ठ कैसा ही हो, अगर आपतन कोण किरण आएगी तो किरण उसी थीटा एंगल से जाएगी, यानी कि आपतन कोण क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा प्यारे साथियों, कोई भी पृष्ठ हो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो याद कर लेना, चाहे वो पृष्ठ फर्स्ट हो प्यारे साथियों, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, तीनों पर जो परावर्तन कोण होगा, यानी कि जिस एंगल पर आपकी आपतित किरण आएगी उस एंगल से ही परावर्तित होगी। तो राइट ऑप्शन प्यारे साथियों डी हो जाता है तीनों पृष्ठों के लिए। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि कोई दर्पण एम है जिस पर कोई बल्ब का क्या कर रहा है, प्रकाश आकर पड़ रहा है, कोई किरण आकर पड़ रही है, जैसा आप चित्रों में देख रहे हो, ABCD यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों इसमें जो बल्ब है वो इस दर्पण में, दर्पण एम में किस छवि में दिखेगा, और आंखों की पोजीशन देखना जरूरी है, क्योंकि जिस कोण पर आती है उसी कोण पर जाएगी, तभी तो देख पाएंगे आंखों तक कौन सी किरण जाएगी। देखिए जो बल्ब जो ए है मिरर, उस पर अगर प्रकाश किरण आएगी तो थोड़ी सी वो आउट साइड में जाएगी, क्योंकि इधर ज्यादा एंगल से आ रही है, तो अभिलंब से उतने ही एंगल उधर जाएगी, तो आंख तो थोड़ी इधर दे रही है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी को देखें प्यारे साथियों, तो कहीं ना कहीं जिस कोण पर आएगी अभिलंब से उतनी ही दूर पर हमारी आंख दिख रही है, और बस यही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आंसर होगा प्यारे साथियों बी हो जाएगा। सी को देखिए, सी में जो आंख थोड़ी अंदर की तरफ है, जबकि जो आपकी परावर्तन के बाद में जो जाएगी जो किरण वो थोड़ी आउटसाइड में जाएगी, और डी ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा एरर देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा एंगल का थोड़ा झुकाव कम ज्यादा है, जबकि बराबर झुकाव रहेगा तभी किरण वहां पर पहुंच पाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर ऐसे क्वेश्चनों को समझिए, और ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अब हम इसी क्वेश्चन पर तो डटे नहीं रह सकते, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरूर चलना होगा। साथियों ये जो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए आखिरी है, और ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हो जाए, क्योंकि देखिए मैराथन तो लाते हैं लेकिन फिर क्या होता है ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर आप छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए उतना ही जितना आपके लिए बेस्ट है, अगर आपके लिए जितना बेस्ट है हमारे लिए तो उतना ही बेस्ट है। तो देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़कर मत जाना प्यारे साथियों, विनती करता हूँ इस क्वेश्चन को कर ही जाना। इसमें कह रहा है कि दो दर्पण हैं ए और बी, और वो 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। तो प्यारे साथियों वैसे तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं इमेज में नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं इसका एक चित्र बना लेता हूँ, बी बना लेता हूँ जो 90 डिग्री पर है। ये आपका यहाँ पे बी दे रखा है, और ये आपका ए दर्पण दिया रखा है, ये दर्पण दे रखा है। दर्पण कब होगा, जब उसकी एक सतह को क्या कर दिया जाए, रंग दिया जाए, तो वो दर्पण हो जाएगा। अभी 90 डिग्री पर रखे हुए हैं प्यारे साथियों, बोल रहा है कि ए पर कोई किरण है वो आपतित हो रही है 25 एंगल से, तो इस पर मान लीजिए कि प्यारे साथियों कोई आपतित किरण है वो कितने एंगल से हुई, 25 एंगल से वो क्या हुई प्यारे साथियों, आपतित हुई। तो इस पर एक अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब हमने कुछ इस तरीके से खींच दिया, इस तरीके से हमने इस पर एक अभिलंब खींच दिया। अब प्यारे साथियों हमें पता है कि जो परावर्तित किरण होगी वो कितने डिग्री पर होगी, वो भी 25 डिग्री पर ही होगी, क्योंकि आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, तो जितने कोण पर आपतित हुई उतनी कोण पर परावर्तित हो गई। कह रहा है कि जो परावर्तित हुई है वो बी पर जाकर क्या होती है, परावर्तित होती है, तो बी पर जाकर वो क्या हो गई प्यारे साथियों, परावर्तित हो गई। उसके बाद में क्या कहता है कि बी से फिर परावर्तित होती है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज अटकाने की बात करता है, यहाँ पर आप सोचेंगे कि परावर्तन कोण बताना है तो 25 बता दूंगा, और कई साथी बता भी दिए होंगे 25, जिनका यहाँ पे रॉन्ग हो गया। देखिए आगे इसलिए वो बोला है कि बी पर जाकर वो परावर्तित होती है, तो उसको भी पता है कि वो 25 एंगल से ही भेज रहा है, इसका मतलब इस 25 परावर्तित हुई है इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, वो अब जो बी से परावर्तित होगी उस एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों हम पढ़ते हैं एकांतर कोण।
हिंदी में मैथ के अंदर हम एकांतर कोण पढ़ते हैं कि जो इधर वाली साइड का जो एंगल है वो इधर वाली साइड के बराबर होता है। यानी कि ये एंगल कितना हो गया प्यारे साथियों, 25 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से कोई किरण परावर्तित होती है प्यारे साथियों कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि मैंने इस पर अभिलंब कितना खींच दिया प्यारे साथियों, ये अभिलंब मैंने खींच दिया, तो जो किरण यहाँ से परावर्तित होगी प्यारे साथियों वो कहीं ना कहीं क्या होगी आपकी 90 माइनस का प्यारे साथियों 25, 90 माइनस का कितना हो गया 25 यानी कि 65 डिग्री। तो जो परावर्तन कोण होगा बी से जो रेखा का किरण का वो कितना होगा प्यारे साथियों 65 डिग्री होगा। अगर आप ये 25 डिग्री बताओगे तो ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछता तो आगे की स्टेप ही नहीं देता। पूछ क्या रहा है, नेक्स्ट वाला पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो बी पर जाने के बाद में जो रेखा परावर्तित होगी वो बताना है। और यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में कि ए का परावर्तन कोण बी पर परावर्तित किस कोण पर होगी। तो बी पर परावर्तित भी किस कोण पर हो रही है प्यारे साथियों, यहाँ से ए से परावर्तित 25 डिग्री पर हो रही है, लेकिन वहां पर कितनी डिग्री से परावर्तित होगी 65 डिग्री से। इसका मतलब 65 डिग्री से ही प्यारे साथियों क्या हुई है, 65 डिग्री पर ही वहां पर आपतित हुई है। यहाँ से तो 25 डिग्री से आपतित हुई है, वहां पर 65 डिग्री पर आपतित हुई है। तो बस ये बहुत शानदार क्वेश्चन था और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे प्यारे साथियों। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी एक बार आप जरूर बताना। ये जो क्वेश्चनों का जो कलेक्शन किया गया था वास्तव में बहुत मेहनत के साथ में ये क्वेश्चनों का कलेक्शन हुआ था। इस क्लास को डिजाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है कर सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये क्लास वाकई में एक अच्छी क्लास साबित हो सकती है तो आप इसको प्यारे साथियों दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। जिस भी चैप्टर में आपको कमी लगी वो चैप्टर आप कमेंट में बता दीजिए, जिससे कि मैं आगे उसी चैप्टर को लेकर आऊँ। अगर एक भी साथी अगर कमेंट में बता देता है कि इस चैप्टर पर क्लास आनी चाहिए, उस एक साथी के लिए भी यहाँ पर जरूर क्लास लाई जाएगी, बिल्कुल लाई जाएगी निसंदेह, उसके लिए जरूर क्लास होगी। अब मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।